हेलो, नमस्कार डियर सुमन बेनीवाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मोहित खुच्चर जी, राम राम। कल वाला जो टॉपिक था उसमें हमने सॉइल्स, मिट्टी कैसे बनती है, वो फैक्टर, वो कारण या कारक, और एक बहुत फेमस टॉपिक रहता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, वो हमने कल चीजें पढ़ी। जो फैक्टर हम लोगों ने कल पढ़े उनसे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। बाकी तो तस्वीरों में मैंने आपको दिखा दिया था कि बेसिकली ये चीजें होती क्या हैं। उस एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, जो कल हम लोगों ने मर्दापन रोकने के जो टाइप्स पढ़े उसमें से कोई टाइप दे करके पूछेगा कि कौन सा टाइप है कौन सा नहीं है। जनरली मर्दा अपरदन वाला जब भी टॉपिक होता है उसमें जो चौथा ऑप्शन होता है वो ऑल ऑफ दी अबव ही होता है। तीन ऑप्शन सेम रख करके, मतलब मर्दा अपरदन वाला रख करके चौथा ऑप्शन रख देते हैं ऑल ऑफ दी अबव, और बताइए किसमें से कौन से मेथड से हम लोग मर्दा अपरदन को रोकते हैं, तो चौथा ऑप्शन हो जाता है। तो जनरली जो आज तक देखा गया है मर्दा अपरदन से या सॉइल इरोजन से टॉपिक, उसमें ऐसे पूछा गया है। लेकिन वो ना हो तो देख लेना कि ऑप्शन किस हिसाब से पूछा गया है। आगे चल रहे थे तो मिट्टी के हम लोगों ने टाइप देखे थे, एलुवियल सॉइल से लेकर के माउंटेनस सॉइल्स तक। टोटल 8 टाइप है। जिस तरह से अमेरिका में मिट्टी के टाइप्स बनाए गए हैं, क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं, उसी तरीके से इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, वहां भी उन्होंने सेम मेथड से 8 टाइप के टोटल जो है हमारे मिट्टी बनाई है, जिसमें सबसे पहले मिट्टी आ जाती है एलुवियल सॉइल्स की। बात करते हैं। फर्स्ट टाइप की मिट्टी एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। पहला तो सवाल ये है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, लाइक ये आपको मिलेगा कहाँ पूरे भारत में, मतलब इस ये किस रीजन के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपना प्यारा भारत बनाइए। ये तो कुछ अजीबोगरीब भारत बन गया, ऐसा तो यार मैं नहीं बनाता, इसलिए इसे करते हैं इरेज। दूसरा भारत बनाते हैं, प्यारा भारत। मुझे ये जलोढ़ मिट्टी मिलेगी कहाँ? जलोढ़ मिट्टी के लिए मुझे जाना है भारत के उन हिस्सों में जिन हिस्सों में नदियां जो बड़ी हैं वो मिलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में इन नदियों के द्वारा जो चीज डिपॉजिट की जाती है वो एलुवियल मिट्टी ही होती है। तो भारत के किन क्षेत्रों में एलुवियल मिट्टी मिलने वाली, एक तो ये दक्षिणी भारत में हम आएंगे तो 4 नदियां बहुत फेमस हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उनका जो प्लेन है, उनका जो हिस्सा है, उन हिस्सों में भी आपको थोड़ा बहुत जो है एलुवियल्स डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा एलुवियल्स मिट्टी जो मिलती है वो आपको यहाँ मिलती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी मिलती है किसकी वजह से मिलती है? नदियों की वजह से। इसलिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन 3 नदियों का जो एरिया है, इन 3 नदियों का या इन 3 नदियों की सहायक नदियों का जो एरिया है, वो इलाके जो हैं उन इलाकों में जलोढ़ मिट्टी आपको मिलने वाली है। इसलिए इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु मैदान भी कहा जाता है इस इलाके को। या फिर ये किस इलाके में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी? जहां पर इन तीनों नदियों का इलाका है।
तो नदियों के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में 40% क्षेत्र में एलुवियल्स मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा इलाके में एलुवियल्स मिट्टी मिल रही है, तो एक बात ध्यान रख लेना कि जो खेती होती है, खेती में जो आप फसल लेते हैं, फसलों में किसी भी तरह की फसल आप यहां से ले सकते हैं। किसी भी तरह की फसल को उगाया जा सकता है। क्यों जा सकता है भैया? क्योंकि सर ये मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए इस मिट्टी में आप लगभग भारत में जितने भी आपको फसल मिलते हैं वो आप लगभग हर किस्म की फसल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कपास के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है काली मिट्टी, लेकिन आप कपास इस क्षेत्र में भी ले सकते हैं। क्या हरियाणा में कपास नहीं होती? होती है। तो वहां कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो जरूरी नहीं है कि काली मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी है तो लगभग हर तरह की फसल जो भारत में है वो आप इस क्षेत्र में ले सकते हैं। चावल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, लगभग हर तरह का। लगभग का मतलब होता है कि 99% तो आप ले ही सकते हैं, 1% के लिए क्योंकि जलवायु वगैरह के पैरामीटर होते हैं तो हो सकता है वहां ना ले पाए, लेकिन लगभग हर तरह की फसल जो है इस मिट्टी में उगाई जा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है ये। सबसे ज्यादा हर तरह की फसल को उगाया जा सकता है। उगाया क्यों जा सकता है? क्योंकि सबसे उपजाऊ क्षेत्र। सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहां पर हर बार नदियों के द्वारा जलोढ़ नई नई लाई जाती है। इसके बाद अगर आपको याद हो तो नदियों वाले टॉपिक से हम पढ़ते आए हैं कि इस इलाके में जहां जलोढ़ मिट्टी मिलती है, बकायदा वहां पर आपको दो तरह के मैदान मिलेंगे। एक मिलेगा आपको खादड़ क्षेत्र और एक मिलेगा आपको बांगड़ क्षेत्र। याद आ रहा है? खादड़ और बांगड़ बकायदा हम पढ़ते हुए आए। तो खादड़ क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पर बार बार जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो रही है, बन रही है, आ रही है, या नए जलोढ़ आ रहे हैं। तो नवीन जलोढ़ के जो क्षेत्र हैं, जलोढ़ के मैदान जो है उसको हम खादर क्षेत्र कहते हैं, और जो पुराने जलोढ़ होते हैं उनको हम बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी भू आकृतिक रूप से भारत का जो विभाजन कर रहे थे हम टॉपिक, वहां कर चुके थे, इसलिए उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं। ये है आपका जलोढ़ मिट्टी के एग्जाम्पल। बाकी इस मिट्टी में क्या क्या, किस चीज की अधिकता होती है, किस चीज की कमी होती है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही 5 पॉइंट से संतोष कीजिएगा। ये होगी जलोढ़ मिट्टी। यहां तक बच्चे को दिक्कत, कोई दुख समस्या? वेरी गुड आफ्टरनून डियर नीलम रानी जी, मोहित खिच्चर, राम राम। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल। सबसे पहले तो ब्लैक सॉइल्स आपको भारत में मिलेगा कहाँ? प्यारा भारत। आपको काली मिट्टी पाने के लिए जाना पड़ेगा गुजरात वाले क्षेत्र में,
महाराष्ट्र वाले रीजन्स में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में और कुछ कुछ कर्नाटका के क्षेत्र में। हम लोगों ने एक हिस्सा पढ़ा था दक्कन का पठार, दक्कन रीजन। दक्कन का पठार फेमस क्यों है? लावा का जमाव जो है वहां पर, इस वजह से वो इलाका फेमस है। लावा का जमाव, इसका मतलब है कि बसॉल्ट। तो जो काली मिट्टी है वो आपको कहाँ मिल रही है? काली मिट्टी सर लावा के ठंडा होने पर बनी चट्टानों, और यहां चट्टान कौन सी है? बसॉल्ट। टूटने फूटने, और टूटने फूटने को आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं अपरदित, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इरोजन। तो लावा के ठंडा होने पर बनी बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब आपका एक सवाल आएगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर ये लावा, लावा तो तब आता है ना जब कोई ज्वालामुखी फटता है। बिल्कुल। और सर जहां तक हमें पता है, भारत में ज्वालामुखी सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार में है। सिर्फ दो दो तरह के जो ज्वालामुखी हैं भारत में, वो सिर्फ आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। और अंडमान निकोबार में मैंने आपको दो ज्वालामुखी लिखवाए थे, बैरन आइलैंड और नारकोंडम। हाँ या ना? अब सर जब पूरे भारत में ही ज्वालामुखी यहां मिलते हैं, तो फिर ये लावा कैसे आया? तो इस लावा का उदाहरण देने के लिए आपको जाना पड़ेगा इतिहास में, और आपको यह कहना पड़ेगा कि सर जब भारत जुड़ा हुआ था अफ्रीका के साथ, जब अफ्रीका प्लस भारत एक साथ जुड़े हुए थे, तो यहां तक तो कोई समस्या थी नहीं। लेकिन जब अफ्रीका से भारत का हिस्सा अलग हुआ और जब वो ऊपर की तरफ बढ़ा, कि ऊपर की तरफ जाने से सर एक हिस्सा आया, एक जमीनी हिस्सा था, ये कह लीजिए पानी पे एक आइलैंड का हिस्सा था जिसका नाम था रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड। अफ्रीका के पास से एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। अब मेडागास्कर के पूर्व में देखना एक आइलैंड दिखेगा, रीयूनियन आइलैंड। इस रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से जब इंडिया गया, तो ये देखो लगातार जो है लावा ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहां से लगातार लावा ऊपर आ रहा है। इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जब ऊपर की तरफ जा रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो इंडियन प्लेट का ये वाला जो हिस्सा है, पश्चिम वाला हिस्सा, ये इस लावा के ऊपर आ गया। लावा के ऊपर आने से क्या हुआ, इस क्षेत्र में सारा का सारा जो है लावा डिपोजिट हो गया। वो क्षेत्र कौन सा था? वो क्षेत्र ये था। और इस क्षेत्र में इसे कहते हैं हम वोल्केनिक हॉटस्पॉट, यानी ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट। तो ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट क्षेत्र यहां पर पैदा हुआ, और इस क्षेत्र से नीचे से सारा का सारा लावा जो है इस जमीनी हिस्से पे आ गया, और वही बसोल्टिक चट्टान बना ठंडा होने पे। उसी बसोल्टिक चट्टान के टूटने फूटने से आज जो मिट्टी मिलती है उसे हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो एक काली मिट्टी आपको यहाँ पर मिलेगी जिसको आप लोग दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र भी बोल देते हैं। तो इसमें दक्कन ट्रैप में ट्रैप क्या है? ट्रैप लावा का सीढ़ी नुमा आकृति होना ही ट्रैप है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है। सॉरी। उसके बाद भारत में एक और ट्रैप है बेटा, बिहार में, राजमहल ट्रैप। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी कभी लावा इकट्ठा हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर भी बेसाल्ट है, और थोड़ा बहुत काली मिट्टी आपको इस क्षेत्र में भी मिल जाती है। तो निर्माण कैसे हुआ ये समझ में आ गया। सेकंड, काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है।
स्थानीय भाषा में काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रख लेना कि कई बार यही सवाल आ जाता है कि बताइए रेगड़ मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी फेमस है। काली मिट्टी फेमस है। उसके बाद इस काली मिट्टी की बेटा एक खासियत है और बहुत तगड़ी खासियत है। खासियत क्या है कि अगर ये मिट्टी सूखी रही, अगर इस मिट्टी में सूखापन रहा तो सूखापन आने से इस मिट्टी में आ जाती हैं दरारें, दरारें पड़ जाती हैं। और अगर ये मिट्टी हुई गीली, अगर इन मिट्टी में हुआ गीलापन, तो गीलापन हो जाने से इन मिट्टी के अंदर क्या हो जाता है, ये मिट्टी हो जाती है चिपचिपी। चिपचिपी हो जाती है। अब थोड़ा सा समझिएगा, अगर इस मिट्टी के अंदर आप पानी ना डालो, मतलब ड्राइनेस आ जाए, तो इसमें दरारें पड़ जाती है। दरार पड़ने का एक फायदा होता है। फायदा यह होता है कि हवा के अंदर जो नाइट्रोजन्स है दरार के सहारे जो है नीचे की तरफ चली जाती है। और अगर कभी बारिश हुई या पानी आ गया तो चिपचिपापन आ जाता। मतलब वो जैसे कि नहीं, हम गारा हाथ लगाते, गीली मिट्टी को हम हाथ लगाते, गारा जैसा चिपचिपापन होता था। तो आप जब हाथ लगाएंगे तो काफी चिपचिपापन है। तो इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फंसे रहते हैं। दरार आ जाने से फायदा ये होता है कि नाइट्रोजन नीचे चला जाता है और वो नाइट्रोजन जो है मिट्टी की फर्टिलिटी लेवल को बढ़ाता है। चिपचिपापन होने से क्या होता है, जब ऊपर की लेयर काफी, मतलब उसमें दरारें नहीं दिखती, जब पानी आता है तो नीचे की जो नाइट्रोजन है वो वहीं की वहीं से फंसी रह जाती है और क्या करती है, सेल्फ प्रोसेस करती है। तो यानी खुद से ही ये सारा का सारा प्रोसेस कर रही है। इसे कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड, सेल्फ प्लगिंग। तो इस सूखेपन से, मतलब दरारें आने से इसका फायदा ये होता है कि ये मिट्टी सेल्फ प्लगिंग करती है। सेल्फ प्लगिंग का मतलब होता है, देखिए किसी मिट्टी को आप खुदाई करते हैं ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़े। इस मिट्टी को खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़े, ये मिट्टी खुद से ही अपनी खुदाई जैसे ही कोई काम कर लेता है दरार के पड़ने की वजह से। इसलिए इस मिट्टी को कहते हैं सेल्फ प्लगिंग सॉइल, खुद ही अपने आप का निर्माण करना। और इस मिट्टी के अंदर जो फसल सबसे ज्यादा तैयार होती है वो है कपास। कपासों के लिए मिट्टी सबसे सर्वयुक्त है। कपास के लिए जो है ये मिट्टी काफी उपयुक्त है। होगी कहानी यहां तक खत्म काली मिट्टी की, कि लावा से बना बेटा काली मिट्टी कहा जाती है। सबसे ज्यादा फायदा होता है इसका जब ये सूखापन आ जाता है, दरार पड़ने से नाइट्रोजन नीचे चली जाती है, सेल्फ प्लगिंग हो जाती है, खुद से अपने जो उर्वरक क्षमता होता है उसका निर्माण करती है। और ये मिट्टी कपास के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसी मिट्टी में आपको जो अंगूरों की फसल जो है, जिसे कहते हैं विटिकल्चर, ऐसा इलाका जहां पर अंगूरों की बहुत अच्छी फसल होती है, तो विटिकल्चर भी इन क्षेत्रों में बहुत होता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जाओगे, पुणे वगैरह क्षेत्र में, तो वाइन वगैरह जो है उन इलाकों में काफी बनती हुई दिखती है। बाकायदा वहां पर वाइन यार्ड्स बने हुए हैं। वाइन यार्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे इलाके जहां पर वाइन ही बनाए जाते हैं, फैक्ट्री ही है वहां पे। तो फैक्ट्री भी यही है और विटिकल्चर भी वहीं होता है, तो अंगूर लेते हैं और वाइन वहीं से बनाया जाता है। तो वाइन यार्ड्स वहां से बनता है। चलिए, तो काली मिट्टी की लोकेशन हमने देख ली। अब हम चलते हैं रेड सॉइल्स पे, लाल मिट्टी पे। लाल मिट्टी, फिर से वही प्यारा भारत। और लाल मिट्टी को पाने के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, जो आंध्र का क्षेत्र है, तमिलनाडु, आंध्रा, ये क्षेत्र काफी फेमस है। ये लाल मिट्टी के लिए बहुत फेमस है। तो
लाल मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना स्टेट, क्योंकि आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना था, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन लिखना चाहो तो 1.1 में ये बात भी लिख सकते हो कि ये मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दक्कन ट्रैप के जो क्षेत्र हैं वो फेमस ही हैं लावा के डिपोजिशन से, सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में पाई जाती है, सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मिट्टी। अब ये जो लाल मिट्टी है ये लाल क्यों है? आप कहोगे सर इसलिए लाल है क्योंकि ये मिट्टी जिससे बनी है, जिस चट्टान से बनी है, दरअसल उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा, आयरन ऑक्साइड उसमें बहुत ज्यादा है। और वो किसमें है बेटा? याद कीजिए, हम लोग ऐसा कुछ पढ़ रहे थे कि ग्रेनाइट थी एक चीज, ग्रेनाइट, जो कि अच्छा हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी तो आपका सिलेबस में है ही नहीं। अब फिजिकल नहीं है तो इसलिए चट्टान हमने पढ़ा नहीं। आप ये मान के चल लीजिए कि चट्टान है, जब लावा निकलता है, जब जमीन पे आता है, तो जमीन पे आने से वो बनता है बसॉल्ट। लेकिन अगर ये लावा जमीन पे ना आ पाया, लावा चट्टान के अंदर ही रह जाता है और काफी नीचे रह जाता है, तो वहां पर वो धीरे धीरे ठंडा होता है। एक बात बताइए, एक ज्वालामुखी है डियर, ये लो, इस ज्वालामुखी के फटने से जो लावा ऊपर की तरफ आया, एक तो वो, और ये ज्वालामुखी का है जमीनी हिस्सा, और इस ज्वालामुखी के अंदर ही हैं दरारें। इन दरारों में ये लावा जो है इकट्ठा होता है। जैसे मान के चलो कि ये दरारें हैं इस चट्टान के नीचे, इन चट्टानी दरारों में लावा फंस गया, तो वो लावा यहाँ पे भी आया, वो लावा यहाँ पे भी आया। एक बात बताओ, कौन सा लावा जल्दी ठंडा होगा? ऑब्वियसली जो ऊपर है लावा वो जल्दी ठंडा होगा। इस लावा के जल्दी ठंडे होने से जो चट्टान बनती है उसे कहते हैं बसॉल्ट। लेकिन ये जो नीचे वाला लावा है ये धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि जमीन के नीचे है। धीरे धीरे ठंडा होगा तो डेफिनेटली उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इनके बीच में जो इनके मध्य जो अंतर होगा, वो अंतर आपको जमीन आसमान का देखने को मिलेगा। तो ग्रेनाइट जो है वो आपको यहाँ मिलेंगे, बसॉल्ट आपको यहाँ मिलेंगे। अब ग्रेनाइट जो है समय के साथ क्या होते हैं, अपनी काया को बदल देते हैं, अपना रूप बदल देते हैं। इसलिए ग्रेनाइट जब बना था तब ये आग्नेय चट्टान था, इग्नियस रॉक्स थी। लेकिन ग्रेनाइट के समय के साथ अपना रूप बदलने से जो नई चट्टान बनती है उसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। तो बेसिकली ग्रेनाइट और ग्रेनाइट से जो चट्टान बनती है उसे कहते हैं निस। ग्रेनाइट और निस चट्टानों के अपर्दन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। अपर्दन जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरोजन, और अपनी आसान सी भाषा में कह देते हैं टूट फूट होना। ग्रेनाइट और नीस का टूट फूट होना, चट्टानों से जो मिट्टी मिलती है वो आपको किसे मिलती है? लाल। लाल क्यों? क्योंकि इसमें लौह तत्वों की अधिकता होती है। लौह तत्व की अधिकता है, इसलिए मिट्टी लाल है। उसके बाद ये मिट्टी जो बेटा ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। इस मिट्टी में अगर आप पानी अच्छा खासा पानी इसको मिल जाए, और साथ साथ इसमें फर्टिलाइजर मिल जाए, उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर, तो ये मिट्टी जो है उपजाऊ हो सकती है। पानी प्लस उर्वरक डालने से ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, और ये डालने से अगर ये थोड़ी बहुत उपजाऊ होगी तो हम कुछ फसल यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ से मिर्च की फसल अच्छी खासी हो जाती है डियर, यहाँ से आलू की फसल हम लोग ले सकते हैं इस इलाके से साबूदाना की फसल ले सकते हैं जिसे हम टपियोका कहते हैं। तो ये फसलें जो हैं हम इस क्षेत्र से निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक की कहानी? बाकी रेड सोल से इतनी ज्यादा कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं। ये है आपका रेड सोल्स। डियर जी यहाँ तक को डाउट तो होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल से टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं।
फिर चौथे नंबर पे जब हम आते हैं तो फिर आपको मिलेगा लेटराइट सॉइल। लेटराइट मिट्टी। फिर से बनाइए प्यारा भारत। अब ये प्यारा भारत है। पहले तो लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है समझ लीजिए। जहां सबसे पहली बात तो सर, लेटराइट जो मिट्टी है, इंग्लिश में लेटराइट में लिखोगे ना तो इंग्लिश में लेटराइट में LATERITE आएगा। ये हो गया लेटराइट। इसमें लेटराइट में लेटर्ड वर्ड का मतलब होता है बाद में। इस तरह की ये वो मिट्टी है जिसका निर्माण बहुत बाद में हुआ है। इसका निर्माण पहले नहीं हुआ है, इसका निर्माण बहुत बाद में हुआ है। और ये मिट्टी जो है आपको उन इलाकों में मिलेगी जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। सोचो कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश में एक तो आपका ये वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इन क्षेत्र में या इस पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है। या फिर ये जो भारत का उत्तरी पूर्वी इलाका है, मेघालय टाइप इलाका, इनमें बहुत बारिश होती है। या फिर ये जो अंडमान निकोबार है, इनमें बहुत बारिश होती है। क्योंकि ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सदाहरित वन मिलते हैं, और जहां सदाहरित वन मिल रहे हैं इसका मतलब वहां बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो भारत में इन इलाकों में जो है बारिश ज्यादा होती है। समझ लीजिए इन इलाकों में आपको जो मिट्टी मिलती है उसी को हम लोग लेटराइट मिट्टी कहते हैं। अब एक बात बताइए, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो क्या वो मिट्टी उपजाऊ होगी? सोचो। अब देखिए कि ये हो गया वो इलाका जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। ये हो गया बादल, या बन गए बादल। इस बादल ने की एकदम मूसलाधार बारिश, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्षा का मतलब है बहुत ज्यादा बारिश होना। इस मिट्टी के अंदर मिलता है बेटा आपको मिनरल्स। ये हो गए मिनरल्स, ये हो गए खनिज लवण। और खनिज लवण में ये हो जाता है लोहा। ये हो गया आयरन के कंटेंट। ये कंटेंट जो है भारी होने की वजह से ये ऊपर ही रहता है। और जो हल्के खनिज लवण हैं इस बारिश के साथ क्या होते हैं, जैसे हल्के खनिज लवण आप ले लो, ये वाले, ये हल्के खनिज लवण लोहे को छोड़ करके, आयरन को छोड़ करके बाकी सारे खनिज जो होते हैं पानी के साथ नीचे चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो जो खनिज लवण की वजह से मिट्टी उपजाऊ थी, बारिश ज्यादा होने की वजह से उस खनिज लवण का मिट्टी में नीचे बैठ जाना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है डियर निक्षालन। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है लीचिंग। इंग्लिश में लीचिंग और हिंदी में निक्षालन। याद करो, आप फिजिक्स में ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि भाई घरों में जो हम लोग मिट्टी का जो मिट्टी के तेल का जो वो बनाते हैं, दिया बनाते हैं, या जो दिवाली में हम लोग दिए जलाते हैं, तो उसमें ना एक बत्ती जला करके आग लगा देते हैं और वो बत्ती जलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो तेल है वो धीरे धीरे उस बत्ती के साथ ऊपर जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन मतलब लिक्विड का ऊपर जाना। यस और नो? कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रही है लिक्विड, दैट इज द कैपिलरी एक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, जब ऊपर से नीचे जा रही है इसी को कहते हैं हम लीचिंग प्रोसेस। कैपिलरी मतलब ऊपर जाना और लीचिंग मतलब नीचे जाना। तो आयरन कंटेंट तो ऊपर रह जाते हैं और बाकी जो मिनरल्स हैं वो बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाते हैं। तो जब सारे मिनरल्स नीचे चले गए इसका मतलब साफ है कि ये मिट्टी क्या नहीं रह गई, उपजाऊ नहीं रह गई। लेकिन अगर इस मिट्टी में हम लोग खाद डाल दें, फर्टिलाइजर डाल दें, तो कुछ फसल जो है यहां से ली जा सकती है। और उसमें सबसे फेमस फसल है यहां पर, वो है काजू, यानी कैशू नट्स।
तो डियर जी, आप लोग वो क्लास लगाते हैं मेरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम लोगों ने पिछले सेशंस में एनवायरमेंटल पोल्यूशंस में डीडीटी और एंडोसल्फान पढ़ा था। और इन क्षेत्रों में, कर्नाटका वाले क्षेत्र में या केरल वाले क्षेत्र में एंडोसल्फान का ज्यादा यूज होता है। तो यानी एंडोसल्फान काजू में भी डाला जाता है, और काजू में डालने से क्या होता है कि फसल तो अच्छी होती है लेकिन इसके अंदर एंडोसल्फान के कंटेंट आ जाते हैं। और अगर आप बार बार काजू कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें एंडोसल्फान के कंटेंट है, तो बहुत तक चांस है कि आपका शरीर प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा कुछ हमने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो काजू यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। और सिर्फ काजू नहीं, पिछले जो रेड सोइल से उसमें आपने साबूदाना देखा, साबूदाना भी आप इस मिट्टी से ले सकते हैं, टेपियोका। और सबसे ज्यादा या सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे मिट्टी में जो पॉइंट्स है वो है आपका ये कैशू नट्स। हमसे पूछा जाता है कि बताइए काजू जो है वो किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, या किस मिट्टी के अंदर काजू एज ए फसल आप ले सकते हैं? वो है लेटराइट मिट्टी। और ये जो लेटराइट मिट्टी है बेटा, ये फेमस है अपने किसके लिए? ईंटों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। जो हम ईंट बनाते हैं ना, घरों में जो ईंट लगाते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट किस्म की मिट्टी जो है वो लेटराइटिक मिट्टी ही मानी जाती है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका लेटराइटिक मिट्टी। फिर हम आते हैं एरिड सॉइल्स पे, यानी शुष्क मिट्टी पे। अब देखिए, ज्यादा डिटेल में आना बंद हो जाएंगे। एरिड सॉइल्स के बारे में बात करोगे तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब सोच के देखो कि भारत में एरिडिटी कहाँ मिलती है, शुष्कता कहाँ मिलती है? राजस्थान के क्षेत्र में। ये गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो आपको मिट्टी मिलेगी वो शुष्क मिट्टी मिलेगी या एरिड मिट्टी मिलेगी, एरिड सॉइल्स। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्र। इस मिट्टी में मिलेगी आपको एरिड सॉइल्स। आप खुद सोच के बताओ कि क्या एरिड सॉइल्स फर्टाइल होगी? क्या क्या शुष्क मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी? आंसर मिलेगा नहीं सर, ज्यादा उपजाऊ तो नहीं होगी। इसलिए इस मिट्टी में भी आपको क्या डालना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। पानी तो देखो अच्छा खासा चाहिए चाहिए इस मिट्टी में, और साथ साथ आपको फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा। तो अगर खाद और पानी अगर इसमें आप अच्छे से डाल रहे हो तो आप कुछ फसल ले सकते हो, और खासकर ऐसे फसल जो मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज ऐसे फसलों से ले सकते, मतलब इस मिट्टी से ले सकते हो, जैसे बाजरा ले सकते हो, रागी ले सकते हो, जवार ले सकते हो। ये फसलें जो हैं राजस्थान वाले बेल्ट से मिलती है। आप खुद सोच के देखो राजस्थान में आपको क्या मिलने वाला है? चना मिल सकता है। तो ऐसे इलाके में ऐसे मोटे अनाज जो है आपको मिल सकते हैं, एरिड सॉइल्स। बाकी तो एरिड सॉइल्स में बेटा कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर पानी किससे आता है? तो याद कीजिए, हम ऐसा कुछ पढ़ रहे थे कि इंदिरा गांधी कैनाल है, लगभग 650 किलोमीटर लंबा कनाल है, विच इज द लॉन्गेस्ट कनाल ऑफ द वर्ल्ड, इंदिरा गांधी कनाल। तो इंदिरा गांधी कनाल से यहाँ पर है ना राजस्थान के सेमी एरिड और एरिड रीजन। एरिड तो एक तो कंप्लीट एरिड होता है, कंप्लीट शुष्क होता है, जो आपको थार मरुस्थल के क्षेत्र में मिलेगा। और थार मरुस्थल से जो पश्चिमी इलाका है वो सेमी एरिड है। तो जब मैं इसको बात कहता हूँ एरिड, तो यहाँ पर सेमी एरिडनेस की बात होती है। सरसों ले सकते हैं डियर, तो मोटे अनाज ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं। तो ये चीजों के लिए काफी ये इलाका जो है उपयुक्त है। और इन इलाकों में पानी की क्योंकि कमी है, इसलिए वनस्पतियों में हम लोग देखेंगे कि सर इन इलाकों में जो वनस्पति मिलती है, वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो मिलते हैं, वो वैसे मिलेंगे जिनको कम पानी की जरूरत होती है। तो ऐसी वनस्पतियां इन इलाकों में मिलेंगे, और इसलिए यहाँ पर आपको कंटीले झाड़ियां यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेंगी, यानी ऐसी वनस्पतियां जिनमें कांटे मिलेंगे। उसको हम वनस्पतियों वाले टॉपिक में देखेंगे। एग्रीकल्चर के हिसाब से ज्यादा उपयुक्त नहीं है, पानी खाद डाल के थोड़ा बहुत इसमें फसल ले सकते हैं। शुष्क मिट्टी के बाद आप आ जाइए लवणीय मिट्टी पे।
लवणीय, जिसे हम लोग सलाइन सॉइल्स भी कह देते हैं। पहले तो आपने ये कहना है कि सर लवणीय मिट्टी आपको उन क्षेत्रों में मिलेगी जहां तापमान ज्यादा होता है। जिस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होगा, साफ है उन क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी पानी में। हाँ या ना? वाष्पीकरण की भी ज्यादा होगी। और बेटा अगर इस इलाके में वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी तो आप समझिए, जैसे कि ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर में आपको मिलेंगे खनिज लवण, ठीक है। और अगर तापमान ज्यादा होगा तो इस मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से जो होंगे, इस हिस्से में जो नमी होगी, तापमान ज्यादा होने से वो नमी क्या होगी सर, वो ऊपर की तरफ जाएगी। और उसके ऊपर जाने से खिंचाव कहाँ आएगा, इस मिनरल्स पे आएगा। यानी ये जो मिनरल्स है, नमी के ऊपर जाने से पानी के साथ ऊपर की तरफ आएंगे। और दूसरा, जो वो पानी होगा, उस पानी के अंदर जो खनिज लवण मौजूद होंगे, जो भारी होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। एक तो इससे ऊपर आ जाएंगे, यानी कैपिलरी रिएक्शंस हो रहा है। ऊपर से पानी के अंदर जो खनिज लवण हैं वो पीछे छूट जाएंगे, वो सारे के सारे पीछे छूट गए। तो इस तरीके से ये इलाका अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया है। जैसे रण ऑफ कच्छ में जाओगे तो कच्छ के रण में आपको चारों तरफ सफेदी सफेदी दिखेगी, वो क्या है, नमक है। गर्मी आ गई है, वैसे तो गर्मी अभी 2-4 दिन से ठीक है, कूलर एसी लगाने की जरूरत नहीं है, पंखे से काम चल रहा है फिलहाल। अब जैसे भीषण गर्मी पड़ेगी तो शरीर में क्या होगी, स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। तो जो डार्क कलर की शर्ट्स वगैरह होंगे, आप देखोगे इस पे सफेद सफेद आपको पैचेस दिखाई देंगे। गर्मियों में ऐसा होता है कि नहीं होता भाई? जब बहुत ज्यादा भागा दौड़ी होती है, स्वेटिंग होती है बॉडी में, पसीना आता है, तो पसीना तो सूख जाता है, लेकिन आप देखेंगे आपके जो शर्ट्स वगैरह होते हैं उस पे एक व्हाइट व्हाइट सा धब्बा देखने को मिलता है। वो व्हाइट क्या है? वो व्हाइट नमक है, जो हमारी बॉडी में है, जो पसीने के साथ बाहर आता है, वो नमक है। तो इसलिए वो नमक के कंटेंट दिखते हैं। तो समझ लीजिए ऐसा ही कुछ, पानी निकल गया लेकिन जो उसमें सॉल्ट था वो पूरे इलाके में फैल गया। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड देते हैं पेटलैंड्स, जहां सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट दिखे। और कैसे सॉल्ट? जैसे कैल्शियम के सॉल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पेटलैंड्स। और सॉल्ट अगर दिखे तो बेटा एक बात तो क्लियर है कि ये मिट्टी उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसका मतलब लवणीय मिट्टी उपजाऊ बिल्कुल नहीं है। और लवणीय इसको हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सोडियम के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के कंटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मिट्टी लवणीय। और खासकर सोडियम और मैग्नीशियम का कंटेंट आपको देखने को मिलता है, इसलिए लवणीय मिट्टी। साफ है, उपजाऊ नहीं होगी ये मिट्टी। उपजाऊ नहीं होगी। स्थानीय भाषा में जहां जहां ये मिट्टी मिलती है, वहां पर स्थानीय नाम इस मिट्टी का क्या क्या है? सबसे पहले रूह, फिर कल्लर, फिर ऊसर। ऊसर देखिए, एक वर्ड होता है उर्वरक, एक होता है ऊसर। तो ऊसर का मतलब ये क्या बोलते हैं उसे, बंजर भूमि। और उर्वरक का मतलब होता है फर्टाइल, यानी उपजाऊ भूमि। तो ये बोलता है ऊसर। तो रूह, कल्लर, ऊसर, कार्ल, चेपेन, ये सारे के सारे स्थानीय नाम है किसके? लवणीय मिट्टी के। तो आपसे ये स्थानीय नाम पूछे जा सकते हैं। और ये मिट्टी कहाँ मिलेंगे सर? जहां 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 ज्यादा तापमान। अब ज्यादा तापमान तो बेटा आपको कहाँ मिलेगा? नॉर्थ वाले बेल्ट में ज्यादा तापमान मिलता है, तो इस क्षेत्र में आपको सलाइन सॉइल्स मिल जाएंगे। ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी। अब बात करते हैं यहीं से एक मिट्टी है जिसे मैं कहूंगा एरिड हो गया, सलाइन हो गया, अब क्या बचा? दलदलीय मिट्टी या फिर मार्शी मिट्टी। दलदलीय, मार्शी।
अब सोच के देखो ये दलदली मिट्टी कहाँ मिलने वाली है। आप कहेंगे सर जो नदियां हैं, भारत की बड़ी नदियां, इन बड़ी नदियों के मुहाने पे, यानी जहां नदी और समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस मुहाने पे आपको जो मिट्टी मिलने वाली है वो दलदली मिट्टी होगी। और दलदली मिट्टी नदी प्लस समुद्र के मुहाने पे ये मिट्टी मिलने वाली है। इस मिट्टी में ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा। ह्यूमस सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर ये वो क्षेत्र है जहां पर वनस्पति ज्यादा है। वनस्पति ज्यादा हो गए तो जो उनके पत्ते वगैरह हैं वो गिरते रहते हैं। गिरते रहते हैं तो उन पत्तों को खाने के लिए डिकम्पोजर्स आते रहते हैं। डिकम्पोजर्स ने जब ने वो वनस्पति खत्म कर देते हैं या कोई चीज मर जाती है, वो गल सड़ जाती है, गलने सड़ने पे जो डिकम्पोजर्स उसको खाते हैं, आखिरी में वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जिसे कहते हैं ना अति से अमृत भी जहर होता है। सर ह्यूमस है अच्छी बात है, लेकिन ह्यूमस सबसे ज्यादा है ये नुकसानदायक है। इसलिए ये मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रहती। फसल तो आप यहां से ले नहीं सकते, लेकिन इन मिट्टियों में एक तरह की वनस्पति मिलती है जिसको आप लोग मैनग्रोव्स बोलते हैं। मैनग्रोव हो गया, कैजुरीना हो गया, केवड़ा हो गया, इस तरह के जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो इस दलदली मिट्टी में आपको मिल जाएंगे, जो कि कोस्टल एरिया में है, जो मैनग्रोव्स हम लोगों ने पढ़े भी हैं। ये हो गया 7वें नंबर की मिट्टी। और 8वें नंबर की मिट्टी आप लोग कहिए सर ये जो हिमालयन क्षेत्र है, इस हिमालयन क्षेत्र इस हिमालयन क्षेत्र में एक मिट्टी मिलती है जिसे कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। और इस पर्वतीय मिट्टी के बारे में आपने बस इतना ही कहना है, ये मिट्टी अभी निर्माणाधीन है। भारत की कौन सी मिट्टी अभी निर्माणाधीन है? पर्वतीय मिट्टी अभी निर्माणाधीन है। ये अभी बन रही है, पूरी तरह से बनी नहीं है। और यही वजह है कि ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, इस मिट्टी में जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो फॉरेस्ट कवर अच्छे तरह से ले सकता है। आप पेड़ पौधों को इस इलाके में अच्छा खासा उगा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए उतना सूटेबल नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी मिट्टी अभी अंडर फॉर्मेशन है, बन रही है, निर्माणाधीन है, तो ये मिट्टी अभी आपकी निर्माणाधीन है। ये हो गए बच्चे आपके सामने टोटल 8 तरह की मिट्टी। इस मिट्टी से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक पढ़े। यहां तक बच्चे किसी को डाउट है तो बताइए। आखिरी में इस टॉपिक से
सर मेरे पास कितनी मिट्टी है टोटल? 8। 8 में से 2 तो हटा दो, 6 ले लो। सबसे पहले एलुवियल सॉइल्स ले लो, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। एलुवियल सॉइल्स के बाद बेटा ले लो इसमें ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल के बाद ले लो बेटा लेटराइट मिट्टी। रेड मिट्टी ले लो, ऑर्डर में चलते हैं। लाल मिट्टी के बाद ले लेते हैं हम लोग लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बाद ले लेते हैं हम लोग एरिड शुष्क मिट्टी। शुष्क के बाद ले लेते हैं हम सलाइन मिट्टी। ये तो हो गए सॉइल। ये तो होगी मिट्टी। सॉइल। इस मिट्टी के अंदर आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? एक मिनट। इस मिट्टी के अंदर आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? मतलब सर, क्या आप लोगों ने एनपीके का नाम सुना भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। बिल्कुल सुना है सर। तो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है बेटा, वो इन इलाके में मिलेगा, इस मिट्टी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा? एक होता है सॉइल, फिर होता है इसके अंदर किस चीज की आपकी अधिकता होती है और किस चीज की कमी होती है। सॉइल हो गया। उसके बाद इसमें किस चीज की अधिकता होती है और इसमें किस चीज की कमी होती है। इस चीज का रट्टा मार लो, काम खत्म। एग्जामिनर ने कभी पूछना होगा, इसी से पूछ लेगा। हम मिट्टी में डालते हैं बेटा एनपीके। बोलो हाँ या ना? एनपीके। अगर आप एनपीके का औसत निकालना चाहोगे, एवरेज निकालना चाहोगे, तो भारत में एनपीके का जो रेशियो है वो 4:1 है। जिसका मतलब है कि अगर आप मिट्टी में खाद डालेंगे तो एक हिस्सा अगर पोटेशियम का है तो 2 हिस्सा पोटास का होगा और 4 हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन का होगा। ठीक है साहब। एलुवियल सॉइल्स के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन आपको ज्यादा मिले। अच्छा, ह्यूमस क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। नाइट्रोजन और पोटास आपको इस इलाके में ज्यादा मिलेगा, मतलब एलुवियल सॉइल्स के अंदर नाइट्रोजन आपको मिल रहा है, पोटाश आपको मिलेगा, नाइट्रोजन पोटाश मिलेगा। सर इसमें ह्यूमस भी मिलेगा। एनपी है, ह्यूमस है। एक बात बताओ, किस चीज की कमी हुई? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। किस चीज की कमी हुई? फास्फोरस की। ह्यूमस भी है तो कमी हो गई फास्फोरस की, यानी पी की। तो एन है, के है। आप ये कहेंगे पोटेशियम मतलब एन है, के है, ह्यूमस है। क्या रहा? फास्फोरस। तो फास्फोरस की कमी कर दो। ब्लैक सॉइल्स के अंदर क्या करो? पोटास कर दो, ह्यूमस कर दो। मतलब ये दोनों तो सेम रखो, पोटेशियम है, ह्यूमस है। अगर ये दोनों है तो किस चीज की कमी होगी? नाइट्रोजन की और फास्फोरस की कमी होगी। रेड सॉइल है तो इसमें पोटेशियम रख लो। बचा क्या? एनपीके। मतलब रेड सॉइल है तो ह्यूमस है, कमी किस चीज की होगी? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की। इट्स नॉट ह्यूमस। इसमें पोटेशियम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हो गई। लेटराइट सॉइल्स के अंदर किस चीज की आपको अधिकता मिलेगी? पोटास मिलेगा आपको, आयरन एक्सेस में मिलेगा। और कमी किस चीज की हो जाएगी? नाइट्रोजन, पोटास और कैल्शियम की। पोटास मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सॉरी, पोटेशियम मिलेगा, आयरन मिलेगा। आयरन याद कीजिए, हम ऐसा कुछ कर रहे थे, लीचिंग प्रोसेस होती है तो ऊपर क्या रह जाता है? आयरन रह जाता है, तो इसलिए आयरन।
पोटेशियम अधिक है, आयरन अधिक है, यहाँ पर कमी किस चीज की होगी, नाइट्रोजन की हो जाएगी, फास्फोरस की हो जाएगी, और इसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और एरिड सॉइल्स में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, शुष्क मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या मिलने वाला है, शुष्क मिट्टी में सबसे ज्यादा ही आपको कैल्शियम मिलने वाला है बेटा। कमी किस चीज की होगी, नाइट्रोजन की और पोटाश की, इसकी कमी हो जाएगी, सॉरी नाइट्रोजन और ह्यूमस की, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी हो जाएगी। और आखिरी में आता है सलाइन सोयल। सलाइन मिट्टी क्यों थी सर, सोडियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से वो सलाइन थी। इसका मतलब है कि आपको इसमें नाइट्रोजन की कमी होगी, सोडियम इसमें आपको ज्यादा मिलेगा, मैग्नीशियम इसमें ज्यादा मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन की इसमें कमी होगी। बस ये रट्टा लगाना है अपने को भैया जी। 6 मिट्टी हो गई, 2 मिट्टी में काम नहीं है, जैसे मार्शी है, दलदली है, ह्यूमस ज्यादा है, काम खत्म। उसमें और क्या कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी। और माउंटेनस सॉइल है, निर्माणाधीन है, तो इसलिए उस पर भी बात करने की जरूरत नहीं। तो ये हो गए हमारे 6 मिट्टी, और उसमें क्या आपको सबसे ज्यादा मिलता है और क्या सबसे कम मिलता है। कहानी के लिए बच्चा जी, यहां तक कोई डाउट। कुछ है डाउट तो बताइए। कनेक्टेड। यही ले लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ये होगा हमारा फार्मिंग के टाइप में, मतलब खेती के जो प्रकार होते हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। हालांकि डिटेल में तो करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, यानी आज कल का आपका ऑफ है मेरी तरफ से फ्री, और आपका परसों का भी ऑफ है, अगले 2 दिन मेरी तरफ से आप फ्री है। हम मिलेंगे, आज है ट्यूसडे, तो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को मिलेंगे, 2 दिन मेरी तरफ से आप लोग फ्री। तो फार्मिंग यानी कृषि के प्रकार, फार्मिंग मतलब कृषि के प्रकार, और कृषि के प्रकार 2 तरीके से यहां दिखाए गए। पहला है बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है गहन जीवन निर्वाह कृषि, बोल लो। जीवन निर्वाह। दूसरी जो फार्मिंग होती है उसे कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक कृषि,
नाम से पता चल रहा है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब है ऐसी चीज जिसको आप उगाएं मार्केट में बेचने के लिए, वो हो गया आपका वाणिज्यिक कृषि। सबसिस्टेंस में भी दो होता है, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। परमिटिव कर लो, इसको कर लो आप लोग एक्सटेंसिव। जीवन निर्वाह में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सघन, सघन जीवन निर्वाह कृषि, और एक होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का उसका अपोजिट होता है, अब हिंदी में क्या कहते हैं इसे, एक होता है सघन, एक होता है विरल। विरल कह लो यार, बाकी हिंदी मुझे इसकी पता नहीं है, लेकिन विरल हो गया आपका, सघन का उल्टा। फर्क क्या है समझाता हूं। जीवन निर्वाह नाम से पता चल रहा है कि सर ऐसी खेती जिसमें हम अनाज उगाएंगे ताकि हम खा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भारत जैसे देश की, कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है। बोलो हाँ या ना। अब जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ के लोगों के पास जो खेती है, जिसे जोत का कार बोलते हैं, कह लेते हैं हम लोग जोत। तो जोत का जो आकार है वो सर छोटा है, जनसंख्या ज्यादा है तो खेत कम है। अब एक बात बताओ, आपके पिताजी के पास 10 किले थे, पिता के बच्चे हुए 3, तो 10 किलो तो 3 में बट गए ना। अब 3 किले एक बच्चे को चले गए, उस एक के 2 बच्चे हुए, आगे पहुंचेंगे 1.5 किले। अब समझ रहे हो आखिरी तक आते आते किले बचते नहीं है। भारत में जनसंख्या ज्यादा है तो जोत का आकार जो है वो हो गया कम। सही बोल रहा हूं। जोत का आकार कम है तो उसका मतलब है कि उसमें जो आप फसल उगाएंगे, साफ है फसल उगाने का मतलब है कि ज्यादातर खाया जाए, मतलब जो आप फसल उगाएंगे ज्यादातर को आप खा लेंगे, तो दैट इज जीवन निर्वाह कृषि, वो भी सघन जीवन निर्वाह कृषि। लेकिन अब आप आ जाइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या यूरोप जैसे देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाओ या यूरोप चले जाओ, इसमें जनसंख्या जो होगी आपकी, पहला पॉइंट जो जनसंख्या है वो बेटा होगी कम, भारत जितने तो है नहीं। जनसंख्या कम है तो साफ है जो जोत का आकार है वो ज्यादा है, इसलिए वो लोग जो उगाएंगे, फसल जो उगाएंगे वो खाएंगे भी, और खाने के साथ साथ वो मार्केट में भी बेचेंगे। तो ये होता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव खेती के बीच में डिफरेंस। अंडरस्टूड। और एक्सटेंसिव खेती भी आगे जाकर के दो तरह के हिस्सों में बांट दी जाती है, एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक होता है नोमार्डिक हर्डिंग। नोमार्डिक हर्डिंग का मतलब होता है कि भैया अपना पशु लो और घूमते रहो बंजारों की तरह, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि बंजारों की तरह घूमना नहीं है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह खेती करो। ये होती है आपकी एक्सटेंसिव शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। एक तो हमें ये पढ़ना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट करना, स्थानांतरित कृषि। हिंदी माध्यम इसी को हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि। एक तो हमसे अगले सेशंस में ये स्थानांतरित कृषि पढ़ेंगे, और कमर्शियल फार्मिंग में भी अगर आप देखोगे तो कमर्शियल ग्रेन, ऐसे फसल जिसको उगाने का मतलब ही है मार्केट में बेचना। अब जवार सारा खा तो नहीं जाओगे, तो कमर्शियल ग्रेन, ग्रेन का मतलब ऐसे अनाज जो मार्केट में बेचोगे। चावल, चावल अब मार्केट में बेच रहे हो, हरियाणा चावल क्यों उगाएगा, ताकि मार्केट में बेच सके, कमर्शियल ग्रेन हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग हो गई, मिक्स्ड फार्मिंग मतलब जहां एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइफ स्टॉक भी आप रखते हो, यानी पशु भी आप रखते हो, आपकी खेती भी हो रही है और आपने डेयरी उद्योग भी बनाया हुआ है, तो हो गया आपका मिक्स्ड फार्मिंग। प्लांटेशन क्रॉप्स यानी रोपण कृषि, रोपण कृषि का मतलब है होता है जहां पर चीजें रोपी जाती हैं, और रोपण से आप वो कृषि करते हैं। तो इसमें जैसे कि चाय हो गया, कहवा हो गया, गन्ना हो गया, ये सब रोपण कृषि में आती है। तो ये हो गए कृषि के प्रकार, और इसमें हमें जो पढ़ना है तो बता दिया अगली क्लास में जब हम आएंगे। तो जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हम शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साहब, बाकी करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक किसी का डाउट हो तो अगले 1 मिनट में सवाल पूछो, वरना मेरी तरफ से आज का सेशन बेटा हरियाणा जीके की क्लास आ गई। ठीक है बच्चे, निकलो, हरियाणा जीके की क्लास आ गई तो जाओ जाओ, मेरी तरफ से भी क्लास खत्म हो गई, भागो। चलिए बाय बाय, 10 विदानिया।